हेलो फ्यूचर नर्सेज। आज हम पीआर यादव फोर्थ एडिशन ओबीजी एमसीक्यू सोल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है। उन हार्मोन्स को बोला जाता है गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन ग्रुप के अंदर जो हार्मोन आते हैं वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। सेकंड है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी होता है, गोनेडोट्रोफिन भी होते हैं। हमारे 4 मेन हार्मोन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, वो 4 मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोनेडोट्रोफिन, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। ये 4 मेन हार्मोन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब हम यहाँ पे समझते हैं। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी? हाइपोथैलेमस से। हमारा हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे गोनेडोट्रोफिन रिलीज करती है, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरीज and luteinizing hormone involved in ovulation, release of an egg. ओके, तो इनिशिएट कौन कहाँ से हो रही है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाइपोथैलेमस से हो रही है। तो विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडली एक बात और है कि जो हमारी ओवरी होती हैं उसमें काफ़ी सारे फॉलिकल्स होते हैं जिनको हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। हमारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स में से 15 to 20 फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा। फॉलिकल के अराउंड में ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं। वो ग्रैनुलोसा सेल्स फिर एस्ट्रोजन को सिक्रिएट करेंगी। एस्ट्रोजन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ यूटेराइन लाइनिंग। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। फिर हमारा जो ये फॉलिकल है ये मैच्योर हो जाता है, इसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम बाहर निकलने के बाद ये ओवेरियन फॉलिकल बचता है। फिर ये ओवेरियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर हमारी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है हाई लेवल पर और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है। फिर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके हमारे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको थिक करते हैं, उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन मेनली प्रेगनेंसी को होल्ड करने का, मेंटेन करके रखने का काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम ने ये सिक्रीट किए। अगर हमारी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो एम्ब्रियोनिक सेल्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेंगी और ये एचसीजी हार्मोन मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नहीं होगा। ये नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो हमारी जो एंडोमेट्रियम है जिसको प्रोजेस्टेरोन
प्रिपेयर कर रहा था इम्प्लांटेशन के लिए, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, मेंसेस के रूप में बाहर आ जाएगी। प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे फॉलिकल को स्टिम्युलेट करके उसको मैच्योर करने का काम करता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ गया तो फिर हमारा फॉलिकल स्टिम्युलेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी वो फिर से चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये वर्क होता है। हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों आए। ओवरी है, ओवरी से हमारे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के पास गया, वहाँ से फॉलिकल्स को मैच्योर किया, फिर वो मैच्योर में से ओवम बाहर आ गया, फिर हमारा जो ये है बाहर का फॉलिकल बच गया, वो फॉलिकल की जो लेयर बच गई वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाए। इन्होंने प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट गई, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया और इस तरीके से फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन, कम प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन नहीं कर पाता, फिर वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। इस तरीके से ये साइकिल फिर चलती रहती है। थर्ड क्वेश्चन, A mother with 9-month baby is planning for tubectomy. What is the ideal time for surgery following menstruation? इस वैसे 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ठीक रहती हैं। एक तो वेजाइनल डिलीवरी हुई है, उसके विद इन 72 आवर करवानी ठीक रहती है ट्यूबेक्टमी। लेकिन इसने बोला है कि फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, ये 4 जो हमारे ऑप्शन मिले हैं हमें, ये 4 फेजेस होती हैं हमारी। ठीक है, अब 4 फेजेस को ही हम पढ़ेंगे। वैसे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रोलिफरेटिव फेज। अब हम देखते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है और इसमें ट्यूबेक्टमी करवाते हैं। हमारी मेंस्ट्रुएशन फेज होती है जिसमें कि हमारी ब्लीडिंग होती है। हमारी फोलिकुलर फेज होती है, फोलिकल इसमें मैच्योर होता है। ओव्यूलेशन फेज होती है, इसमें ओवम रिलीज होता है। ल्यूटियल फेज होती है, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को थिकनेस मिलती है, उसको प्रिपेयर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ल्यूटियल फेज के अंदर मेन 2 फेजेस होती हैं, फोलिकुलर और ल्यूटियल। ल्यूटियल जो है वो हमारी फिक्स फेज होती है, ये हमारी 14 डेज की होती है, ना 14 डेज से एक दिन कम होगी ना एक दिन ज़्यादा होगी। फोलिकुलर फेज हमारी स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, 20 डे की भी हो सकती है, 15 डे की भी हो सकती है, ये हमारी कम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ल्यूटियल फेज़ का हमें याद रखना है कि ल्यूटियल फेज़ है वो फिक्स फेज होती है। अब ट्यूबेक्टमी के लिए फोलिकुलर फेज़ को ही हम प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं। हमारे मेंसेस के बाद का जो 1 हफ्ता होता है वो हमारी फोलिकुलर फेज़ होती है, हमारी इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोल सकते हैं। ये फेज़ हमारी बेस्ट बताई गई है ट्यूबेक्टमी के लिए। ठीक है, अब इसने बताया है कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है वो 3 से 7 डे तक एवरेज लास्ट कर सकती है। फोलिकुलर फेज़ जो है उसमें हमारी जो फोलिकल है वो मैच्योर होता है। ओव्यूलेशन में हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होएगा, फिर एग जो है वो रिलीज़ होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ल्यूटियल फेज़ के अंदर यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसमें बढ़ता है और ये हमारा मेंटेन करता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम को थिक बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, this phase is so named because it is when the follicle in the ovary grow and form a natural egg named the phase। फोलिकल हमारा ग्रो करता है फोलिकुलर फेज में, किसकी प्रेजेंस में? फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर फेज, फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
ऐसे भी याद कर सकते हैं हम इसको। फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, फर्स्ट टाइम जो होता है हमारा 1 से 14 दिन का, उसको हम फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जहाँ पे फोलिकल की हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, हमारा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा था, फिर वो 15 से 20 फोलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा था और वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही थी। तो ओवेरियन साइकिल क्या करती है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको इनिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ब्लड लॉस इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एवरेज 30 to 40 ml ब्लड लॉस होता है। 10 में से 9 फीमेल में 80 ml से कम ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। सो एवरेज इसमें आ जाता है 50 to 100 ml। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस बुक इज 50 to 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जो ना कम हो ना ज़्यादा हो, जितनी है उतनी ही रहे। तो ल्यूटियल फेज, जिसको सीक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी फिक्स होती है, 14 डेज की होती है। 28 डेज की साइकिल है हमारी, तो भी 14 डेज की है। 35 डेज की साइकिल है हमारी, तो भी 14 डेज की है, ये 14 डेज की ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इन ए फीमेल विद ए 36 डेज साइकिल ओकर्स बिटवीन, हमारी फिक्स फेज जो है, ओवरऑल फेजेस में से जो फिक्स फेज है हम उसको माइनस कर देंगे, 36 माइनस 14, तो हमारा आंसर आएगा 22 डेज। अब 22 डेज ऑप्शंस में से ऑप्शन सी में आ रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स ऑफ ओवेरियन follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ओवेरियन फोलिकल, अब बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये हमारा फोलिकल था, मैच्योर हुआ, इसके अंदर से एग रिलीज हो गया, फिर जो फोलिकल बच गया वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हुआ था, फिर कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन किया था। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हमारा ल्यूटियल फेज के अंदर हो रहा था। ल्यूटियल फेज जो होती है उसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनता है कॉर्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई है कि the phase in which the lining cells of ovarian follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop corpus luteum and produce progesterone and estrogen, तो ल्यूटियल फेज को ही हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन secreted during the secretory phase of menstrual cycle is responsible for, वही बात बार बार 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ कि हमारी जो सिक्रेटरी फेज होती है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मिल के एंडोमेट्रियम होती है हमारी यूट्रस की लाइनिंग, उसको थिक करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन सिक्रेटरी फेज में नहीं होता है, ओव्यूलेशन के बाद सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होती है हमारी। मेंस्ट्रुएशन तो हमारी पहले होती है, मतलब हमारी मेंस्ट्रुएशन और जो ओव्यूलेशन बताया है ना इसने, इन दोनों के बीच की फेज होती है हमारी सिक्रेटरी फेज। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रैगिलिटी, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स्क्यू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन, कोर्स्क्यू शेप देखो ऐसी होती है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है, ये है कोर्स्क्यू शेप्ड यूट्राइन ग्लैंड। कोर्स्क्यू शेप कैसे बनती है,
सिक्रेटरी फेज की जो अर्ली फेज होती है उसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड की ग्रोथ होती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, और ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन से भी फिल्ड होती है, ऑल्सो फिल्ड विद ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से इसकी शेप कोर्स्क्यू शेप की हो जाती है। हमारी मेनली जो सीक्रेटरी फेज है, ओव्यूलेशन के बाद जो फेज स्टार्ट हो रही है, उसकी अर्ली फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फिर एंडोमेट्रियल ग्लैंड की एंडोमेट्रियम जो है हमारी उसकी ग्रोथ होती है और वो ग्लाइकोजन फिल्ड होती है से भी फिल्ड हो जाती है, इसलिए उसकी शेप कोर्स्क्यू शेप हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्रेटरी फेज, अर्ली सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को तो फोलिकुलर फेज बोल रहे थे, इसमें तो फोलिकल मैच्योर होते हैं हमारे, ना कि एंडोमेट्रियम का इससे कोई लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वुमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। अगर वो बच्चे को प्रॉपरली फीड नहीं करवा रही है तो 6 to 8 वीक के अंदर डिलीवरी के बाद उसके मेंसेस आ जाएंगे। अगर वो प्रॉपरली फीड करवाती है अपने बच्चे को 6 मंथ तक भी डिले किया जा सकता है और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी डिले किया जा सकता है। अगर वो रात में भी फीड करवाती है बच्चे को, दिन में भी प्रॉपरली फीड करवा रही है, तो 6 मंथ तो है ही, उससे ज़्यादा के टाइम तक भी डिले किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना मिनार्के कहलाता है। The first menstrual period of an adolescent girl that is normally occurring between 12 to 17 year of age is called menarche. अब मीनोपोज क्या होता है, एंड्रोपोज क्या होता है? ओवेरियन साइकिल तो वही थी, हमारा फॉलिकल बन रहा था, वो मैच्योर हो रहा था, फिर वो मैच्योर होके रिलीज हो रहा था ओव्यूलेशन के अंदर, इस तरीके से ये साइकिल चल रही थी। अब मीनोपोज और एंड्रोपोज क्या होते हैं? परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको तो हम बोलते हैं मीनोपोज। अब था हमारा कि एंड्रोपोज रह गया भाई सस्पेंस। देखो, मीनोपोज सडन स्टॉपेज होती है हमारी मेंस्ट्रुएशन की एक वुमेन के अंदर, परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हर वुमेन को इस फेज से गुजरना पड़ता है। एग की प्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है 50 साल की उम्र में, लगभग 50 साल की उम्र में ऐसा देखने को मिलता है। एंड्रोपोज क्या होता है? इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी में ऐसा हो। इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर कोई भी इस स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो इसकी वजह से स्टॉप नहीं होती है। एंड्रोपोज मेल में देखने को मिलता है, मीनोपोज फीमेल में देखने को मिलता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोक्रिनोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंडोक्रिनोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो हार्मोन है उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं मेनोपॉज के टाइम पे, वो क्या क्या होते हैं? मेनोपॉज मेनली हमारा एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से होती है। इसके अंदर हमारे जो ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं, ओवेरियन जो प्रोड्यूस करती है हार्मोन, उनके ऊपर इफेक्ट होता है। ओवरी करती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को, तो उसका लेवल कम होता है। लेकिन हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम नहीं होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल तो बढ़ेगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है, और वैसे हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा मीनोपॉज के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कोज ऑफ मीनोपॉज इज। मेन कोज होता है एस्ट्रोजन का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए प्रीनेटल चेक
एक क्लाइंट आस्क नर्स वाई मेंस्ट्रुअल सिचुएशन वंस प्रेगनेंसी अकर, पूछ रही है कि भाई प्रेगनेंसी के बाद मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्यों बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमारी ओवरी है वो हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देती है। जब एक फीमेल कंसीव करती है तो HCG रिलीज होता है। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टोन बनाती है। प्रोजेस्टोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रोजेस्टोन हार्मोन ही होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स को स्टॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मैच्योर मीनोपोज। प्री मैच्योर मीनोपोज की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है। ओस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ओवम नहीं रिलीज हो पा रहा तो फर्टिलिटी कैसे होगी, इनफर्टिलिटी होगी। डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, नो। एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है मीनोपोज में, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ही मीनोपोज हो रहा है। तो मीनोपोज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क डिक्रीज नहीं होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इंक्रीज होते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज होता है तो आर्टरीज के अंदर प्लेक बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, मीनोपोज के अंदर बॉडी फैट चेंजेस देखने को मिलते हैं। एब्डोमेन की फैट बढ़ जाती है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम नहीं बढ़ते हैं मीनोपोज के टाइम पे। वैजोमोटर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मेनली मीनोपोज में क्या है, बॉडी बिल्कुल गर्म रहेगी, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोपनिया होता है, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये एक साइन होता है। तो ऑस्टियोपनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ना, इनफर्टिलिटी होना, ये सारी हमारी मीनोपोज की वजह से होती हैं कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्शुअल मैच्योरिटी एंड मीनोपोज इज कॉल्ड। मीनार के तो स्टार्टिंग हो रही है मेंसेस की, थिलार के हमारी ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो रही है, प्यूबर्टी हमारी मतलब इस टाइम पे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। तो बच गया ऑप्शन हमारा क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक का मतलब है एक रिप्रोडक्टिव स्टेज से नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर आ रही है। इसने भी पूछा है कि फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मीनोपोज, मतलब वो एक रिप्रोडक्टिव फेज में है, उससे वो अब नॉन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ गई है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक। लास्ट क्वेश्चन, हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप, मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मीनोपोज। मेंसेस का परमानेंट स्टॉप हो जाना मीनोपोज होता है, और इसमें तो हॉट फ्लैशेस आपको देखने को मिले और नाइट स्वेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मीनोपोज। मीनोपोज के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं ये, ना ओव्यूलेशन के टाइम पे देखने को मिलते हैं, ना मीनार्की के टाइम पे, ना गैस्टेशनल डायबिटीज़ के टाइम पे। हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स जो हैं वो मेनली हमारे मीनोपोज के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं। थैंक यू।